वेलकम टू जॉब लाइफ। देखिए आपका क्लास हुआ था लेकिन क्लास में रिकॉर्डिंग सही से नहीं हुआ पाया, इसलिए हम आपको दोबारा से वीडियो बना दे रहे हैं। इसका क्लास निकल चुका है लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए हम दोबारा से आपको अपलोड कर दे रहे हैं वीडियो। देखिए कल आप पढ़े थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो भारत में अरबों का प्रथम आगमन था। समझे नहीं समझे? मोहम्मद बिन कासिम के माध्यम से। अब देखिए समझिए, जब मोहम्मद बिन कासिम का आगमन समाप्त होता है, उसके बाद नया एक और आगमन होता है भारत से, जिसको हम कहते हैं तुर्कों का आगमन। क्या कहते हैं बाबू? तुर्कों का। तुर्कों के आगमन में आप देखिएगा कि इसमें भारत का बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया तुर्कों ने। तुर्कों का एक बहुत ही महान शासक था महमूद गजनवी, ये पूरे भारत को तबाह करके रख दिया। पूरा 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण करने के बाद क्या किया कि पूरे भारत के एरिया को तितर बितर कर दिया। समझ में आ गया? अब देखिए तो किया कैसे, क्यों किया, कहाँ से आया, समझिए पूरा। देखिए होता क्या है कि चीन जो आप देख रहे हैं, तो चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जिसको किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, इस सब क्षेत्र को मिला के भारत के उत्तर, जो चाइना का क्षेत्र अभी है, अभी जो देश बन गया है, उसी में उस समय में था जो चीन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उसी में एक वंश का स्थापना किया था अल्पतगीन नाम के व्यक्ति, गजनी वंश का। इसी को हम गजनी साम्राज्य भी कहते हैं। इस वंश का जब यह स्थापना किया ना, तो देखिए स्थापना कौन किया था? अल्पतगीन। तो अल्पतगीन जब इस वंश का गजनी साम्राज्य का स्थापना किया, तो इसको गजनी वंश या साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अब समझिए आगे, तो गजनी अल्पतगीन का 2 पुत्र हुआ। कोई क्या हुआ? 2 पुत्र। तो 2 पुत्र हुआ आपका कौन कौन? एक हुआ इतिहास, एक हुआ बख्तगीन। तो जब अल्पतगीन का मृत्यु हो गया ना, तो इसके बाद इसका पुत्र बना इसका शासक। तो ये दोनों अयोग्य था, मतलब ये एकदम बोका था, इसके ऊपर कुछ भेजा था नहीं था। मतलब इसको क्या किया कि इतिहास और बख्तगीन को हरा दिया। कौन? प्रीतगीन। प्रीतगीन 5 का एक शासक था, जो क्या किया, देखा कि दोनों तो बोला ही है, इस दोनों को हरा दिया। कौन? प्रीतगीन। बख्तगीन को मार के क्या करता है, प्रीतगीन के कुछ दिनों के लिए गजनी का शासक बन जाता है। कौन? प्रीतगीन। तो प्रीतगीन जब गजनी का शासक बनता है, उसके बाद देखिएगा प्रीतगीन भी ज्यादा दिनों तक शासक नहीं टिक पाता है। क्यों? क्योंकि अल्पतगीन का एक दामाद होता है या उसका गुलाम होता है सुबुकुतुगीन। कौन होता है? सुबुकुतुगीन। तो सुबुकुतुगीन को बाबू देखिएगा कि सुबुकुतुगीन को हरा देता है आपका कौन? प्रीतगीन। तो सुबुकुतुगीन कौन होता है? अल्पतगीन का गुलाम। देखिए सुबुकुतुगीन जो होता है, तो कहाँ गया आपका अल्पतगीन? अल्पतगीन इसका ही होता है गुलाम या दामाद। इसकी बेटी से क्यों होता है? तो सुबुकुतुगीन बहुत योग्य होता है, लेकिन जब इसका बेटा जब जिंदा था, तो कैसे शासक बन जाता? तो सुबुकुतुगीन क्या करता है कि प्रीतगीन को वापस से मार के गजनी साम्राज्य को फिर से हथिया लेता है। कौन? सुबुकुतुगीन। तो सुबुकुतुगीन के समय में ही भारत में पहला आक्रमण होता है। तो आपसे पूछता है कि तुर्कों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में बाबू? सुबुकुतुगीन के समय। अब समझिए, तो समझिए गजनी साम्राज्य का विकास किस क्षेत्र में था? चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। इसका संस्थापक कौन था आपका? अल्पतगीन। इसके 2 पुत्र हुआ, तो कौन? इतिहास बल्कतगीन। बल्कतगीन को मार के कौन बना? प्रीतगीन। तो प्रीतगीन जब इसको मारा था, प्रीतगीन को भी मार के फिर से कौन आ गया आपका? सुबुकुतुगीन। अब देखिए सुबुकुतुगीन अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। क्या था बाबू? गुलाम एवं दामाद था। आगे समझिए, भारत में पहला आक्रमण जो हुआ था सुबुकुतुगीन के ही समय में हुआ था। कि जो भी आक्रमण किया था, तो जिस एरिया में आक्रमण किया था, वहां का शासक था जयपाल, और जयपाल को हरा दिया और उस क्षेत्र को जीत लिया, लेकिन कुछ संधि शर्तों के अनुसार फिर से इसको छोड़ दिया। अब देखिए आगे क्या करता है कि सुबुकुतुगीन जो है आपका यामिन उल उमरा की उपाधि इसको देता है। कौन? अल्पतगीन। यामिन उल उमरा। अब देखिए यामिन उल उमरा का उपाधि देता है कौन? यामिन उमरा की उपाधि देता है इसको अल्पतगीन। यामिन उल उमरा का मतलब होता है, यामिन उल उमरा का अर्थ होता है अमीरों का अमीर। समझे नहीं समझे? तो ये उपाधि इसको अल्पतगीन किसको देता है? सुबुकुतुगीन को। सुबुकुतुगीन के बारे में आपको इतना ही जानना है। आगे समझिए, सुबुकुतुगीन से ही एक महान शासक जन्म होता है। किसका? महमूद गजनवी का। बहुत क्रूर होता है। इतना होता है कि इसका जन्म में समझिए भारत की बर्बादी के लिए होता है। ये क्या करता है कि पूरे भारत में 17 बार आक्रमण कर करके तहस नहस कर देता है। जब इसका बाप मरता है ना, तो कहता है कि भारत नाम का जो देश है सोना का चिड़िया है, उससे जितना तुम धन लूटेगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो महमूद गजनवी कसमें खा लेता है कि हमारा जीवने का उद्देश्य होगा भारत की तबाही। समझ गए? अब देखिए महमूद गजनवी क्या करता है। महमूद गजनवी सुबुकुतुगीन का पुत्र हुआ। समझ रहे हैं आप? महमूद गजनवी का जन्म आपका होता है 971 ईस्वी में। कब होता है? 971 ईस्वी में। 971 ईस्वी में होता है। इसके पिता की मृत्यु के समय
यह कहाँ का शासक रहता है? तो खुरासन का। समझिए, खुरासन का शासक रहता है कैसे? जब कोई भी राजा पहले शासन किया करता था तो उसका पुत्र जब नौजवान हुआ तो होता था तो कोई ना कोई एरिया के उसको गवर्नर यानी राज्यपाल बना दिया जाता था कि तू मेरे इस देश के एक छोटा सा प्रांत है उस पर शासन करो। तो उस समय में कौन प्रांत का राज्यपाल था? खुरासन का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुबुकुतुगीन के जब मृत्यु हो गया था तो उस समय में महमूद गजनबी कहाँ का राज्यपाल था? तो खुरासन का। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, महमूद गजनबी का मुख्य उद्देश्य था भारत पर किस लिए आक्रमण करता था? भारत पर इसलिए आक्रमण करता था, इसका एक ही उद्देश्य था कि भारत से सिर्फ और सिर्फ धन लूटना। क्या था बाबू? धन लूटना। मतलब जितना भी भारत पर आक्रमण किया इसका एक ही मोटो था कि हम भारत से क्या लूटेंगे? धन। मतलब इसका ये उद्देश्य नहीं था कि धन लूटेंगे या मुस्लिम धर्म का प्रचार हो करेंगे, ये नहीं था तो ये मुस्लिम है, लेकिन इसका ये उद्देश्य नहीं था कि मुस्लिम धर्म का भी प्रचार प्रसार करेंगे। जबकि आप पीछे के इतिहास में देखिएगा, अरबों के आक्रमण में तो आपको समझाए गए थे कि देखिए मोहम्मद बिन कासिम का दो मोटो रहता है, दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य रहता है कि धन लूटना, दूसरा उद्देश्य रहता है मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खलीफा का भी प्रेशर रहता है। अब देखिए, उद्देश्य भारत पर आक्रमण तथा केवल धन लूटना, समझ गए? उसका देखिए, इसका प्रथम आक्रमण बाबू होता है आपका 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी में जब इसका आक्रमण होता है तो पेशावर के सीमावर्ती क्षेत्रों के, पेशावर जो एरिया है उसके सीमावर्ती उसके आसपास के एरिया को जीत लेता है कौन? महमूद गजनबी। तो इसका पहला आक्रमण होता है 1000 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि महमूद गजनबी का भारत पर पहला आक्रमण कब था? 1000। कहीं कहीं आपको एग्जाम में 1000 नहीं देता, 1001 देता है। तो जब 1000 नहीं रहे तब आप क्या मारिएगा? 1001। समझ में आ गया? देखिए, इसका दूसरा आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध। याद कीजिए, जयपाल के कर बापू हराया था कौन? सुबुकुतुगीन। समझ नहीं? सुबुकुतुगीन भी हराया था। तो सुबुकुतुगीन बाबू क्या किया? सुबुकुतुगीन का पुत्र जो हुआ महमूद गजनबी, ये भी जयपाल को क्या किया? बुरी तरह से हरा दिया। और जब जयपाल को हरा दिया तो देखिए, इस हार के वजह से बेचारे जयपाल जो होते हैं ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक होते हैं। ये क्या किए? इस हार को नहीं सह पाने के कारण इनको एक अंदर से बहुत चोट पहुंचता है। समझे? एक बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है इनको कि बता इसके बाप से तो हारे से हारे, इसका बेटा भी हमको हरा दिया। इस वजह से क्या होता है कि अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कैसे करते हैं? तो जाते हैं एक चीता बनाते हैं, चीता में जला के कूद जाते हैं। तो क्या कर देते हैं? आत्मदाह कर लेते हैं। अब देखिए, तो ये अग्निकुंड में कूद के जान दे देते हैं कौन? जयपाल। अग्निकुंड में कूदने से पहले इसका पुत्र एक होता है आनंदपाल। तो आनंदपाल को ही अगले साम्राज्य अगले शासक घोषित कर देते हैं कौन? जयपाल। तो अब देखिए, समझिए, जयपाल महमूद गजनबी से हारने के बाद आत्मदाह कर लिया तथा उत्तराधिकारी अपने पुत्र आनंदपाल को बना दिया। समझ में आ गया? अब देखिए, ये टोटल महमूद गजनबी भारत से कितना आक्रमण किया? तो 17 बार। 17 बार में से आपको कुछ कुछ आक्रमण को ध्यान में रखना है। तो देखिए, 1008 ईस्वी में नगरकोट को जीत लिया। 1006 से लेकर 1009 के बीच में आनंदपाल से ज्यादातर इसका युद्ध होता रहता है। तो देखिए, 1008 ईस्वी में नगरकोट को जीत लिया। 1009 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर लिया कौन? महमूद गजनबी। देखते जाइए महमूद गजनबी कितना पूर्ण शासक था। जब भी आक्रमण करता था ना तो जो क्षेत्र संपूर्ण था उसी पे करता था। क्यों? तो इसको धन संपत्ति चाहिए था। आगे देखिए, कि अगला आक्रमण किया आपका 1014 में। 1014 में किया था ये थानेश्वर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? थानेश्वर। तो थानेश्वर बाबू देखिएगा वर्तमान समय में आपका हरियाणा में पड़ता है। आप पीछे के इतिहास में याद कीजिए, उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन पर आ रहे थे तो आप याद कीजिए कि हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो थानेश्वर। कहाँ था? थानेश्वर। उसी थानेश्वर को ही 1014 में जीत लिया कौन? महमूद गजनबी। जब इसको जीता उसके बाद देखिएगा बीच में भी आक्रमण किया तो उतना ही मतलब एग्जाम के लिए वीवीआई नहीं है। तो आगे देखिए, इसका सबसे मुख्य आक्रमण चर्चित आक्रमण आपका होता है 1025 में। कब होता है बाबू? 1025 यानी 1025 में। 1025 में जो आक्रमण करता है वो पूरे इतिहास में मतलब सब कोई जानता है ये आक्रमण के बारे में। तो 1025 में करता है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में आप देखिएगा तो गुजरात में है। गुजरात में, और गुजरात में जो मंदिर था सोमनाथ मंदिर, इस शिव जी का मंदिर था। किसका था? शिव जी का। तो इस मंदिर को लूटने के क्रम में क्या करता है कि यहाँ का जो गुजरात का शासक होता है उस समय में अहिलवार वंश यहाँ चलता रहता है। कौन वंश? अहिलवार। आपको दक्षिण भारत में अहिलवार वंश भी बताए होंगे, बताया तो नहीं है क्योंकि सब छोटा छोटा तो ऐसे ही बता दी। तो अहिलवार शासक था वहाँ का कौन? भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। तो भीम प्रथम महमूद गजनबी के बीच घमासान युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद बाबू क्या देखिए कि अंत तक भीम प्रथम बेचारा हार जाता है। और हारने के बाद क्या है कि इससे बहुत सारा संपत्ति जीत लेता है कौन? महमूद गजनबी। आज लूटता है तो इसमें टोटल रुपया
20 लाख दिनार लूटता है। उसके बाद बहुत सारा सोना चांदी जेवरात, सोने का मूर्ति भी उसमें रहता है, उसको लूट लेता है। 20 लाख दिनार रुपया जो लूटता है, अगर इस 20 लाख दिनार को आप इंडियन रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो 50 करोड़ से आपको अधिक रुपया प्राप्त हो रहा है। समझे ना, इतना रुपया उस समय में लूट लिया। तो बताइए बुक का। अब देखिए सोमनाथ मंदिर सिंध में जाटों में। अब देखिए जब इस सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था, वापस कहाँ जा रहा था? अपने अफगानिस्तान में जा रहा था, मतलब वापस लूट के जा रहा था। तो देखिएगा आप समझिए, आप समझते हैं पहले से। देखिए ये जो है आपका, समझिए मैप देख लीजिए। देखिए इंडिया मैप है, तो इंडिया मैप है, तो इंडिया मैप के इस क्षेत्र में देखिए यहाँ ही से ना है गुजरात आपका, क्या है गुजरात। इस क्षेत्र में आपका गुजरात, तो सर जो गुजरात है यहीं पे होगा कौन? सोमनाथ मंदिर। तो यहीं पे था सोमनाथ मंदिर। यहाँ से जब आक्रमण किया, तो यहाँ से जब लूट के जा रहा था, तो आप याद कीजिए कि पाकिस्तान इस तरीका का है। कल के वीडियो में आपको बताया कि देखिए बाबू सिंध आपका यहाँ है, तो आप याद कीजिए जब मंदिर लूट के जाएगा तो इसी एरिया से जाएगा। तो इस एरिया से जब जा रहा था तब सिंध में, यहाँ कहा सिंध में, सिंध में एक था जाति, वो जाति था कौन? जाटो। जाटो क्या था? जनजाति। क्या था? जनजाति। तो जाटो क्या किया कि जाटो ने इस पर हमला बोल दिया। किस पर हमला बोल दिया? तो महमूदगंज ने ये लोग देखा क्या रे वाह, ये तो बहुत सोना चांदी लूट के जा रहा है, रुपया पैसा। तो इस पर आक्रमण कर दिया कौन? जाटो लोग। और जाटो लोग जब आक्रमण किया तो इसके कुछ संपत्ति को लूट लिया, ये नहीं कि पूरे लूट लिया, कुछ संपत्ति को लूट लिया। कौन लूट लिया? जाटो। और जब ये लूटा तो अब देखिएगा ये लूटने के बाद महमूद गजनवी जब वापस जाता है अपने यहाँ लौट के, तो ये कसम खाता है कि हम जाटो को भी कुछ देंगे। समझे नहीं जब? तो अब देखिए इसका अंतिम आक्रमण होता है भारत पर, 17वां आक्रमण। ये आपका 225 में था 16वां आक्रमण। क्या बात था बाबू? 16वां। तो आप यही याद रखिएगा, आपसे पूछेगा जो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो कितने नंबर का आक्रमण था? तो 16वां। अब देखिए इसका अंतिम आक्रमण होता है, क्योंकि कितना बार 17 बार किया था ना, तो इसका अंतिम आक्रमण होता है 17वां 227 में। आप याद कीजिए, इधर भी साथ इधर भी साथ। तो इसका अंतिम आक्रमण होता है 227 ईस्वी में। 227 ईस्वी में ये अंतिम आक्रमण करता है किसके? जाटों को। जो जाटो इसको क्या किया था? रास्ते में परेशान किया था, सोमनाथ मंदिर लूट के जा रहा था, उसी को लतियाने आया था वापस। तो जाटो को इसने कुछ दिया नहीं मन से। उसके बाद देखिएगा वहां से वापस चला गया। उसके बाद देखिएगा तो इसका मृत्यु आपका आता है कब? तो 230 ईस्वी में। मतलब महमूद गजनवी जिसने भारत को इतना तितर बितर कर दिया, उसका मृत्यु कब हो जाता है आपका? 230 ईस्वी में। 230 ईस्वी में मारा जाता है। अब मारने के बाद देखिए इसका आगे हम बताते हैं कि इसके दरबार में कौन कौन रहता है, क्या करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं कुछ और। अब देखिए आगे, आप पीछे स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। अब देखिए आगे हुआ क्या। महमूद गजनवी जो था, तो महमूद गजनवी तो महान था तो था, इसके दरबारियों को भी कुछ महान हुआ करते थे। समझे नहीं जब? ऐसे भी आप याद रखिए, ज्यादातर वो सब शासक महान हुआ जिसके दरबार में ही पहले से महान रहते, क्योंकि उसको जो सलाह उला देता था उसका महान रहता था। जैसे में अकबर ले लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ले लीजिए, इस सब में नवरत्न रहा करता था। शिवाजी का दिग्गज ले लीजिए, तो इस सबको ज्ञान देने वाला मंत्री तंत्री, हाँ मंत्री तंत्री बहुत ही महान था। आप समझिए बाबू। तो महमूद गजनवी के दरबारी कभी कौन कौन रहता था? महमूद गजनवी के दरबार में टोटल 5 गो रहता था। 5 में आप देखिए, पहला था आपका अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। दूसरा आपका कौन था? फिरदौसी। तीसरा आपका था फारूकी। चौथा आपका था उत्तबी। पांचवा आपका क्या था? बैहाकी। फिर से देखिए, पहला था अलबरूनी, दूसरा था फिरदौसी, तीसरा था फारूकी, उत्तबी, बैहाकी। आप ये 5 को क्रम से याद रखिएगा। क्यों? आप समझिए, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से कौन थे जो महमूद गजनवी के दरबार में नहीं रहते थे, तब आप आ दीजिएगा। याद रहेगा तब ना मारिएगा। अजीब बात। तो याद रखिएगा, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तबी, फारूकी, उत्तबी, बैहाकी। अब देखिए अलबरूनी जो था वो आपका एक पुस्तक लिखा था, तो फारसी भाषा में इसको कहते हैं किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। समझे नहीं समझे? अब देखिए ये सब जो मुस्लिम होता था ना, वो बताइए इंडियन तो था नहीं, तो वो अपने भाषा में ना लिखिएगा भैया। तो जब उसका हिंदी में कन्वर्ट किया गया तो उस किताब का नाम रखा गया भारत की खोज। समझ में आ गया? तो किताबुल हिंद तहकीक हिंद, इसी को हम क्या कहते हैं? भारत की खोज। इस पुस्तक को कौन लिखा? अलबरूनी। अलबरूनी किसके दरबार में रहता था? तो महमूद गजनवी के दरबार में। अब देखिए फिरदौसी। फिरदौसी लिखता है कौन? शाहनामा। आप दोनों पुस्तक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना ही रखना है, जीवन में कभी नहीं भूलना है, जब तक कि आपका नौकरी नहीं लग जाए। समझे कि नहीं समझे? शाहनामा। आगे देखिए फारूकी। फारूकी एक ऐसा शासक हुआ जो इसके बाप के दरबार में रहा था, उसके बाद इसके भी दरबार में रहा।
तो ये लिखा तारीख सुबुक कुतुबुद्दीन, क्या लिखा, तारीख सुबुक कुतुबुद्दीन, मतलब इसके पिता के बारे में। उसके बाद देखिए उत्तवी फारूकी, तो इसका कोई ज्यादा विधि पुस्तक नहीं है, तो आपको उतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन आपको जो नाम इसका सबका याद रखना है। समझ में आ गया? तो आप समझिए अल-अरूनी, फिरदौसी, उत्तवी फारूकी, बैहाकी सब इसके दरबार में रहता था। आगे देखिए महमूद गजनवी ने उपाधियां भी धारण किया कई तरह के, लेकिन इसका सबसे मेन उपाधि आप देखिएगा कि मुस्लिमों का एक उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, सुल्तान। क्या रहा? सुल्तान। तो महमूद गजनवी मध्यकालीन भारत का पहला शासक हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। देखिए प्रथम उपाधि धारण किया था किसका? सुल्तान का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम बार सुल्तान की उपाधि धारण किया था? कौन था? ये महमूद गजनवी। उसके बाद देखिए आपसे पूछेगा कि महमूद गजनवी को हम बुद्ध सिक्कन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो ये ऐसा तब पगला था तो जे में साथ जे मंदिर पर आक्रमण किया, तो वहां तो अब भारत में बताइए ज्यादातर मंदिर किसका रहेगा? हिंदुओं का। तो हिंदू के भगवान से मंदिर से तो सख्त नफरत था, ये मूर्तियों तोड़वाया जाता, मंदिरों तोड़वाया जाता, इसलिए इसको बुद्ध सिक्कन का ही अर्थ होता है आपका क्या? मूर्ति भंजक। इसका अर्थ आप देखिएगा तो होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। समझ लीजिए? तो हो सकता है बुद्ध सिक्कन फारसी भाषा या कोई भाषा में कहा जाता होगा। अब मूर्ति भंजक में मूर्ति को तोड़ने वाला, तो मूर्ति को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक या बुद्ध सिक्कन आपको कहेगा तो क्या मारिएगा? महमूद गजनवी। समझे कि नहीं समझे? आगे देखिए इसका एक और उपाधि था यामिल उदौला या आमिर उल मिल्ला। समझे नहीं समझे? तो ये तीन उपाधि इसको मिला था, किसको? महमूद गजनवी। और देखिए महमूद गजनवी जब तक के रहा गजनी वंश का तब तक के महमूद गजनवी का अपार वृद्धि हुआ, लेकिन इसके बाद जो शासक हुआ अयोध्या शासक हुआ, तो उसी में से देखिएगा गजनीय साम्राज्य में से कन्ना, मतलब पेड़ के पेड़ आप जब देखिएगा तो पेड़ के हर एक डाली नहीं निकलता है, 2 गो 4 गो, तो उसी में से एक था आपका कौन? गौर। गौर था जो इसी का संबंध था गजनीय का। तो गौर जब देखा कि गजनी के शासक में महमूद गजनवी अब नहीं रहेगा, अब इसका अयोध्या शासक होने लगा है, तो इस अयोध्या शासक को मार के क्या कीजिएगा? देखिए गजनी का जो अगला शासक हुआ वो सब हुआ अयोध्या शासक, तो इसको गौर साम्राज्य का शासक होता है कौन? मोहम्मद गौरी। इसको मार के उसका गजनियों को हड़प लेता है, इसको भी एक नए वंश का उदय करता है। किस वंश का? गौर का। किसका? गौर का। अब ये भी छोटा ऐसा शासक होता है जो एकरो भूख लगता है किसका? भारत का। ये भी भारत को देखिएगा कि लगातार आक्रमण करने लगता है। आइए कैसा शासक होता है? मोहम्मद गौरी, जो महमूद गजनवी नहीं कर जाता है, ये करके ही चला जाता है। इसका एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको समझाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहीं आगे का मतलब बाग जोड़ देता है। अब आगे हम देखिएगा कि मोहम्मद गौरी के बाद जो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम होगा वो दिल्ली सल्तनत को आगे जन्म देता है। आगे आप पूरा पढ़िएगा दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 वंश आपको होता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 वंश के बारे में पढ़िएगा। तो कल आपको मोहम्मद गौरी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत से पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक के।